नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। बैठिए। संध्या सिंह। संध्या सिंह। थैंक यू सर। ओके। संध्या कुछ बताइए अपने बारे में। सर मैं गांव तेंदुआ कला मेजा प्रयागराज की निवासी हूँ। सर मेरी स्कूलिंग माधव ज्ञान केंद्र इंटरमीडिएट कॉलेज नैनी प्रयागराज से संपन्न हुई है। तत्पश्चात सर मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है राजनीति शास्त्र, प्राचीन इतिहास और शिक्षा शास्त्र इन विषयों में। और तब उसके बाद सर मैं सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, आपने अपनी हॉबीज़ में एक बड़ा इंटरेस्टिंग लिखा कालबेलिया डांस। जी सर। क्या है, कुछ बताइए इसके बारे में। सर ये राजस्थान का मूलतः डांस है। सर वहाँ पे जो वहाँ की सपेरा जनजाति है वो इस डांस को करती है। हालांकि अब ये डांस इतना पॉपुलर हो चुका है कि अन्य लोग भी इसे करते हैं। आपकी रुचि कैसे इसमें जागी, ये बताइए। सर मेरे स्कूल के समय जो मैडम थी डांस वाली, उन्होंने मतलब 1-2 बार इसका आयोजन करवाया था स्कूल में, तो उसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो वहाँ से मेरी सर इसमें रुचि उत्पन्न हुई, क्योंकि ये जब ग्रुप में डांस होता है सर ये, तो जिस तरीके से इसमें जो स्टेप्स आते हैं वो बहुत सुंदर लगते हैं देखने पर। तो और सर ये कैची भी था करने में और सीखने में, तो सर इसलिए। तो ये किसी विशेष अवसर पे किया जाता है या कभी किया जाता है ये नृत्य? क्योंकि जनजातीय नृत्य जो होते हैं खासकर वो कुछ ओकेजन पे होते हैं या स्पेशल स्टाइल पे किए जाते हैं, कुछ इसके साथ ऐसा है कुछ? जी सर, जैसे नाग पंचमी उन लोग के लिए, जो सपेरा जनजाति है उनके लिए नाग पंचमी एक बहुत ही बड़ा अवसर होता है, तो उस अवसर पे किया जाता है। हालांकि सर ये ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि उसी अवसर पे ही किया जाएगा, अन्य अवसरों पर भी। सर पुष्कर मेले में जब आयोजन होता है तब भी नाग पंचमी का कोई सीजन आसपास आने वाला है क्या? सर आने वाला है नाग पंचमी। जी सर। अच्छा, तो एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में जनजातीय क्षेत्रों में या उत्तर प्रदेश के कुछ 3 लोक नृत्यों के बारे में बताइए, और वो कहाँ की जाती हैं उनके बारे में बताइए। सर एक लोक नृत्य है चरकुला, ठीक है, ब्रज क्षेत्र में की जाती है सर ये, जिसमें मोर का पंख लगाकर पीछे पूरा वो डांस किया जाता है। और सर इसके अलावा चरकुला नृत्य में मोर का पंख लगाते हैं, आप श्योर हैं? जी सर, जहाँ तक पढ़ा है सर यही पढ़ा है। अच्छा, या फिर वो दीप होते हैं, लैंप्स सर के ऊपर, पिरामिड्स, एक वेल्ड वुमेन डांस करती है उसमें। अच्छा ठीक है, और दूसरा बताइए। दूसरा सर कथक हो गया, लोक नृत्य नहीं है सर ये, तो क्लासिकल डांस हो गया। और राई त्योहार नृत्य हो गया कथक सर, ये शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। अच्छा ठीक है, और दूसरा? राई नृत्य है सर, लेकिन हालांकि इसके बारे में जानकारी कम है। अच्छा, और इसके अलावा अपनाई जाती है ये, कहाँ किया था राई नृत्य, कहाँ किया सर? ये भी ब्रज क्षेत्र में है, ब्रज में किया था। अच्छा, और इसके अलावा सर नकटा, सर ये मतलब कि इसमें नाटक और नृत्य दोनों है। अच्छा, ये है सर, हम लोग के क्षेत्र में होता है ये। ठीक है संध्या, आपकी ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट रहे हैं? सर प्राचीन इतिहास, राजनीति शास्त्र और शिक्षा शास्त्र। ओके, एंड योर ऑप्शनल इज PSIR ना? जी सर। एंड व्हाई पॉलिटिकल साइंस इज नोन एज साइंस? सर जो विज्ञान की परिभाषा है वो यह है कि किसी भी विषय के सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान बोलते हैं। सर अगर इसी तरीके से जो पॉलिटिकल फिनोमेनन होते हैं, वो चाहे लिबर्टी की बात हो, इक्वलिटी की बात हो, थिंकर्स की बात हो, जो भी पॉलिटिक्स से संबंधित है, अगर हम उसी का क्रमबद्ध तरीके से एक क्लासीफाई करके उसको अगर अध्ययन करते हैं तो वो भी अक्सर साइंस के क्षेत्र में आ जाता है, इसे साइंस बुला सकते हैं। तो फिर और अर्थशास्त्र को अर्थ विज्ञान कह सकते हैं? जी सर, कह सकते हैं। किसी भी चीज़ का विज्ञान कहीं तो नाम नहीं दिखता उसका? सर नाम नहीं आता है। अच्छा ठीक है, मुझे एक बात बताइए आप कि भारत के आसपास जी सर जो उसके पड़ोसी हैं, जी सर, तो भारत के लिए अच्छा एक बेहतर समृद्ध पड़ोसी अच्छा होगा या बहुत डिस्टर्ब पड़ोसी अच्छा होगा? सर एक बेहतर समृद्ध पड़ोसी अच्छा होगा। मान लीजिए पाकिस्तान बहुत समृद्ध हो गया। जी सर। वो तो हमें और परेशान करेगा। जी नहीं सर, संभावना कम हो जाती है। कैसे? सर क्योंकि जब एक गरीब देश होता है तो वहाँ के नेता अपनी जनता को मेन मुद्दों से भटकाने के लिए हर बार एक सहारा होता है, युद्ध का सहारा लेना या बगल वाले देश पर सारी जिम्मेदारी डाल देना कि उनकी वजह से हम पिछड़े रह गए। लेकिन जहाँ एक समृद्ध देश होता है तो सर जो इसका एक पक्ष तो ये भी हो सकता है कि समृद्ध देश है तो टेरर फंडिंग खूब करे, सर गरीब है, हथियार खूब खरीदे और दूसरे देश में डिस्टर्बेंस और पैदा करे। संभावना इस बात की हो सकती है कि नहीं? सर हो सकती है, लेकिन इसकी संभावना कम देखी गई है। जब इतिहास हम देखते हैं तो इसकी संभावना कम ही है। ठीक है सर जी।
संध्या जी। जी सर। मुझे लगता है काफ़ी समय बाहर वेट करना पड़ा आपको। जी कितना सर। देर वेट किया आपने? सर आधे घंटे से। क्या कर रही थी बाहर? सर बैठे थे, फैमिली भी है, बात कर रहे थे, हंस रहे थे। अच्छा, बाकी कैंडिडेट से भी कुछ बात हुई? हाँ, एक कैंडिडेट थे, उनसे थोड़ी बात हुई। कुछ सीखने को मिला बातचीत के दौरान? सर उन्होंने बस इतना बताया कि एसआई के पद पे कार्यरत हैं और अभी इंटरव्यू है तब तक। अच्छा, अर्बन नक्सलिज्म क्या होता है? जी सर। सर अर्बन क्षेत्रों में नक्सलिज्म इसमें बढ़ रहा है, जो खासकर जो इंटेलेक्चुअल्स अर्बन क्षेत्र में, कुछ इंटेलेक्चुअल्स उनका झुकाव जो है वो माओइज्म, लेफ्टिज्म और मार्क्सिज्म इन सब आइडियोलॉजी के तरफ दिख रहा है। तो सर इसी को बोल रहे हैं अर्बन नक्सलिज्म। क्या रीजंस हैं कि अर्बन नक्सलिज्म आजकल बढ़ रहा है? सर सरकार के प्रति जो उनका गुस्सा होता है, सरकार की नीतियों के खिलाफ एक नाराज़गी उनकी होती है और उस पर उसको सुना नहीं जाना एक वजह ये है। इसके अलावा सर जो ऑनलाइन सोर्सेज के माध्यम से रेडिकलाइजेशन हो रहा है सर, दूसरा ये है कारण। अच्छा, अभी आपने बात करी लेफ्टिज्म की। जी सर। तो लेफ्ट विंग और राइट विंग में कुछ बेसिक डिफरेंस होता है? हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ लेफ्ट विंग एंड अ राइट विंग? जी सर, राइट विंग सामान्यतः सर कंजर्वेटिव माना जाता है, जो रूढ़ी परंपरा इन सब जो एक सामान्य व्यवस्था चल रही है उसे बना के रखना चाहते हैं, उसमें चेंज नहीं लाना चाहते हैं सर। ये एक सामान्य परिभाषा है राइट विंग की। लेफ्ट विंग जो है वो सामान्य व्यवस्था चल रही होती है, हमेशा इसके खिलाफ एक आंदोलन छेड़ने की कोशिश उसमें रहती है और एक ऐसा समाज जिसमें हर कोई समान हो, इस तरीके की व्यवस्था लाने की कोशिश की जाती है। संध्या जी, मैं देख रहा हूँ आजकल ब्लैक सी जो है वो काफ़ी जियोपॉलिटिक्स का एक सोर्स बना हुआ है। जी सर। बता सकती हैं कि इसकी जो जियोपॉलिटिक्स हो रही है ब्लैक सी की, उसके बारे में कुछ बोलेंगी? जी सर। ब्लैक सी सर ये जो क्षेत्र पड़ता है टर्की के ऊपर है, ईरान टर्की के ऊपर है, इधर यूक्रेन है सर, जो एक बाल्कन क्षेत्र है यूरोप में सर, उस क्षेत्र में आ जाता है ये। और एक रसिया के लिए ये एक बड़ा क्षेत्र प्रदान करता है, इसके थ्रू वो वहाँ पे मेडिटेरेनियन सी में जा सकता है। तो इसका काफ़ी महत्व है सर रसिया यूक्रेन वार में भी। इसीलिए मतलब एक कारण तो ये भी है कि रसिया अगर यूक्रेन को विजिट कर लेता है तो एक्सेस मिल जाएगा ब्लैक सी के थ्रू फिर मेडिटेरेनियन सी तक। अच्छा, बाल्कन एरिया की भी आपने बात करी। जी सर। बाल्कन रीजन में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं? सर बाल्कन एरिया में रोमानिया, बल्गारिया, यूक्रेन और सर अल्बानिया और बोस्निया हर्जेगोविना और सर कई देश और आते हैं। अच्छा, ये जो रशिया यूक्रेन वॉर अभी हुई है, जी सर, ये वॉर इंडिया के लिए, मतलब इस वॉर से इंडिया क्या लेसन्स ले सकती है? कुछ टैक्टिकल लेसन्स इंडिया को मिले हैं क्या इस वॉर से? रशिया यूक्रेन वॉर से सर लेसन इंडिया को कोई लेसन मिलता है इससे? सर ये लेसन मिल सकता है कि गुटबंदी में नहीं जाना चाहिए। कहीं न कहीं जो यूक्रेन का एक पक्ष है नाटो में सम्मिलित होने का, उसने और ज़्यादा उकसाया रसिया को आक्रमण करने के लिए। अच्छा, क्या ऐसा नहीं है कि जो रशिया यूक्रेन वॉर जो हुआ है, जी सर, इसने कहीं ना कहीं चाइना को एक रास्ता दे दिया है कि अब वो ताइवान को अनेक्स कर ले अपने साथ? जी सर, ये एक न, क्योंकि इन युद्धों के माध्यम से समझ में आता है कि पूरा विश्व कुछ नहीं कर सकता। अगर एक मजबूत राष्ट्र जो है वो एक कमजोर राष्ट्र पर आक्रमण कर देता है तो कहीं न कहीं विश्व ज़्यादा से ज़्यादा सैंक्शन लगाएंगे और उस देश से अपने रिश्ते खराब कर लेंगे। लेकिन अल्टीमेटली अगर एक मजबूत राष्ट्र है तो कहीं कहीं ये चाइना को उकसाता है कि वो भी इस तरीके कदम उठा सकता है। अच्छा, तो मतलब चाइना को ताइवान को अनेक्स कर लेना चाहिए फिर? सर करना नहीं चाहिए सर, ये मैं ये बता रही हूँ कि ऐसी जो गतिविधियाँ हैं वो दूसरे देश को भी एक रास्ता प्रदान कर देती हैं कि वो भी कल को इस तरीके से काम कर सकते हैं। ओके, सलीम सर। संध्या जी सर। जो सर से ही हम आगे बढ़ते हैं। जी सर। जो रूस यूक्रेन वॉर चल रही है, युद्ध चल रहा है, जी सर, आप उसको देखते हुए ये बताइए कि इस युद्ध के तहत क्या रूस की स्थिति वैश्विक स्तर पर कमज़ोर नहीं हुई है? जी सर, रूस की स्थिति कमज़ोर हुई है वैश्विक स्तर पर। तो क्या आधार इसको हम मानेंगे, किस आधार पर ये बात कहेंगे कि वाकई में कमज़ोर हुई है रूस की स्थिति और अमेरिका उससे कहीं आगे अब निकल चुका है? सर रूस की स्थिति तो कमज़ोर हुई है, लेकिन मैं ये नहीं मानती कि अमेरिका इस वजह से कहीं आगे निकल चुका है। कहीं न कहीं अमेरिका की स्थिति भी कमज़ोर हुई है इस युद्ध के कारण, क्योंकि एक जो सुपर पावर की पोजीशन थी वो कहीं न कहीं कमज़ोर हुई अमेरिका की। वो इस युद्ध को रोकने में नाकाम रहा और यूक्रेन को जितनी सहायता पहुंचनी चाहिए थी उतना नहीं पहुंचा पाया। यूक्रेन अब लगभग कगार पे है कि रसिया उसको जीत ही ले, काफ़ी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया जा चुका है। तो सर दोनों की स्थिति कमज़ोर हुई है। इस युद्ध से, चूँकि आप PSIR के भी स्टूडेंट हैं, इस युद्ध से जो विश्व का सैन्य मार्केट है जी सर, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सर और बढ़ेगा।
और बढ़ेगा सर। ये बताइए कि सार्क जिस तरह से मृत प्राय पड़ा हुआ है, जी सर। आपको नहीं लगता कि अब बिम्स्टेक द्वारा इसको रिप्लेस कर देना चाहिए? सर दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका अपना महत्व है। बिम्स्टेक सर अपने आप में कई राष्ट्रों को नहीं शामिल करता है, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, और सर बिम्स्टेक का अलग महत्व है, सार्क का अलग महत्व है। ये सर रिप्लेस नहीं किया जाना चाहिए। नहीं किया, ठीक है। गुजराल डॉक्ट्रिन क्या है, इसके बारे में बताइए। सर गुजराल डॉक्ट्रिन जो है हमारी फॉरेन पॉलिसी को निर्देशित करने के लिए एक डॉक्ट्रिन दिया गया है, जिसके तहत ये कहा जाता है कि अगर हम किसी राष्ट्र की हेल्प कर रहे हैं तो उसमें एक नॉन रेसिप्रोसिटी का प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए। मतलब कि हमें ये आशा नहीं करनी चाहिए कि वो राष्ट्र हमें इसके बदले कुछ ना कुछ दे। एक जो फिलॉसफी होती है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कि बिना फल की इच्छा किए आप सामने वाले की सहायता कीजिए। सॉफ्ट नेशन हम किस तरह के देशों को कहेंगे? सॉफ्ट नेशन सर इस बारे में जानकारी नहीं है, सॉफ्ट पावर की जानकारी है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है ODOD, क्या है ये? सर ODOP तो सुना है। ODOD सॉरी सर जानकारी नहीं है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन। जी सर। अगर किसी अंधे व्यक्ति से आप कैंची मांगेंगे जी सर। तो कैसे मांगेंगे? अंधे व्यक्ति से सर बोल देंगे कैंची दे दीजिए, ठीक है, पर वो सुनाई तो देता है उसे। ठीक है, वेरी गुड। चलिए हम आपको बुलाते हैं फीडबैक के लिए। जी सर, थैंक यू सर। ओके, एक मिनट सर। आइए संध्या, बैठिए। बैठिए संध्या। अगर आपको कहूँ संध्या, मैं अभी अपने इंटरव्यू पे 10 में से अपने आप को कितने मार्क्स देंगे आप खुद को अगर देना हो? सर 6 नंबर देंगे। 4 क्यों कम कर ले रही हैं आप? सर एक जो सामान्य दिक्कत है कि बोलते बोलते जहाँ आता रहता है वहाँ तेज बोलती हूँ, ज़्यादा ऊंचा बोलती हूँ। ठीक है सर, वो सुधर नहीं रहा है बार बार करने पर भी। दूसरा? और दूसरा सर नॉलेज ठीक था, लेकिन इतना किसी इशू को जितनी बढ़िया तरीके से बताना चाहिए हर एस्पेक्ट को, वो कम था। जहाँ तक आपको मुझे लगता है वो नहीं बता पाई? वहाँ कम था। तीसरा और कुछ? 2 नंबर तो इसके काट लिए। सर आने जाने में जिस तरीके से बोला होगा, जैसे आपने बोला बैठ जाइए, उसके बाद थैंक यू बोला, वो बीच में थोड़ा सा इंटरप्टिंग। अच्छा ठीक है। देखिए हम लोगों ने जो बात की संध्या, आप एक अच्छी कैंडिडेट हैं, ठीक है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, योर कम्युनिकेशन इज़ वेरी गुड, इट्स अ वेरी क्लियर, ठीक है। हमें इसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ रहा है कि हम सुने आपको इस तरीके से। आपने ये जो बात नोटिस की, कहीं थोड़ा तेज हो जा रहा है आपका, कुछ थोड़ा धीरे हो जा रहा है, तो ये स्वाभाविक भी होगा आपका, ठीक है। उस सर इसीलिए नहीं सुधर रहा है क्योंकि 2-3 मॉक इंटरव्यू और दिए तो उसमें भी ये बात बोली गई। हाँ। कोशिश करते हैं लेकिन भूल जाता है, इसके बाद नॉर्मल बात नहीं, आप नॉर्मल ही रहिए। बहुत ज़्यादा क्या होता है ना कि जब आप आर्टिफिशियल बनने की कोशिश करती हैं तो बहुत और सी चीज़ें जो याद रहती हैं वो दिमाग से चली जाती हैं, तो उसके नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेंगे। ऐसा भी खलने वाला नहीं लग रहा था आपका कि कोई बातचीत आप एग्रेसिव हो जा रही तुरंत, ऐसा नहीं था। ये नेचुरल सा ही हमें लगा, तो हमें लगा कि उतना बड़ा ये मुद्दा नहीं हो सकता है, ठीक है। कुछ चीज़ें जो आपको करनी है हमारी तरफ से, जो आपको 1-2 सलाह है जिस पे आप काम कर सकती हैं। एक तो आप बाल अपने ठीक से करके जाएं, ठीक है। ये थोड़ा पेरेंट्स को थोड़ा सा जुड़ा सर बना सकते हैं और हाँ, कर सकते मतलब ये थोड़ा सा बाहर निकले ना हो, इधर ये चीज़ें ना हो, थोड़ा सा जी। ये थोड़ा सा परेशान करने वाला है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि आप जब आपका सिटिंग पोस्चर है तो थोड़ी लीन है, आगे की तरफ झुकी हुई लग रही है, थोड़ा सा पीछे कर लीजिए प्रॉपर तरीके से, अनकम्फर्ट जोन पे हाथ रखते हुए सामने बैठिए आप, ठीक है। इसी चीज़ क्या है कि जब आपसे कुछ कहा जा रहा है सोचने के लिए, तो आप बिल्कुल नीचे देख के सोच रही हैं, ठीक है। सोचते वक्त बिल्कुल ज़मीन को देखना, ये थोड़ा ठीक नहीं देखा माना जाता है, ठीक है। आप आई कांटेक्ट बना के रखिए। आप बोले सर हम थोड़ा सा गेस करना चाहें, टाइम लेके सोचिए, लेकिन सर सॉरी भी एक बार भी नहीं बोला था। कोई बात नहीं, ठीक है ना। जब आपको लगता है कि आप एफर्ट कर सकती हैं, उसमें जवाब दे रही हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए, डोंट बीट अराउंड द बुश, ठीक है। बी स्पेसिफिक। नहीं है अगर पूछना तो आप सर कहिए हमें अलाउ कर दीजिए, हम इस पर प्रयास कर सकते हैं। सर एक आध क्वेश्चन में था ऐसा कि जहाँ पे घुमा रहे थे। हाँ, तो इसलिए क्या है उस पर थोड़ा आपको काम करना है, अदरवाइज और चीज़ें ठीक हैं आपके, ठीक है। ये ड्रेस यही पहन के जाएंगे आप? सर ये है क्रीम कलर की साड़ी भी है तो वो भी ठीक चलेगा, ये भी ठीक है। आई थिंक आप उससे पहन के जाइएगा, जो क्रीम कलर का वो ज़्यादा प्रेफर होगा।
बाल आप ठीक से संवार लीजिएगा, अपने ठीक से कर लीजिएगा, जी सर। अदरवाइज तो सब ठीक है, एवरीथिंग वाज फाइन, कोई सर दिक्कत जैसे क्वेश्चन बता दीजिए जिसमें लग रहा था कि आपको कि ये घुमा रही है, सही से नहीं बता रही है स्पेसिफिक। जैसे PSIR के क्वेश्चन आप स्पेसिफिक करिए। हाँ एकदम ठीक clear है कर ना, दो कि आपका जैसे समझ- इम्पैक्ट क्या क्या हो रहा है, जैसे रसिया और यूक्रेन के वार का और क्या क्या हो रहा है, ये सर ने आपको एक क्लू भी दिया कि चाइना से क्या कनेक्शन है, तो ये बार बार कह भी रहे थे सर कि उससे कनेक्शन क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। तो अभी ताइवान का इनका मानना था कि भाई अगर रसिया यूक्रेन को अगर कर रहा है तो सेम चीज़ से लॉजिक मिल गया ना किसको, चाइना को, तो ये इसी कनेक्शन को कहने का और आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, ठीक है, कि आप IR के स्टूडेंट हैं तो आप जियो पॉलिटिक्स, ठीक है, उस चीज़ों को जो हैपनिंग हो रही है तो ठीक है, अगर आप नहीं भी कर पाए तो वहाँ थोड़ा यू आर बस बीटिंग अराउंड द बुश, थोड़ा सा उन चीज़ों को बता रहे थे, अदरवाइज ठीक है, आपका मामला सही है, ठीक है। ठीक है सर। चलिए गुड लक हमारी तरफ से, ठीक है सर, काफी थैंक अच्छा यू होगा। सर, ओके। ठीक है। थैंक यू सर।